मई 1999 की एक ठंडी और खामोश रात। लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फीली हवा इतनी तेज चल रही थी कि खुले में खड़ा रहना भी किसी परीक्षा से कम नहीं था। आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच कारगिल सेक्टर की बर्फीली चोटियां किसी रहस्य को अपने भीतर छिपाए बैठी थीं। उसी रात एक स्थानीय चरवाहा जो अपने खोए हुए जानवरों को ढूंढते ढूंढते पहाड़ों की ओर निकल गया था, अनजाने में इतिहास के एक ऐसे पल का गवाह बन गया जिसने आगे चलकर पूरे देश को हिला दिया। जब वह एक ऊंची चोटी के पास पहुंचा तो उसने दूर बर्फ के बीच कुछ हलचल देखी। पहले उसे लगा कि शायद ये भारतीय सेना की कोई पेट्रोलिंग टीम होगी, क्योंकि इस क्षेत्र में भारतीय सैनिक अक्सर गश्त करते रहते थे। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एहसास हुआ कि वहाँ कुछ अजीब है। उन लोगों की वर्दी अलग थी, उनके बोलने का लहजा अलग था, और वे चुपचाप पहाड़ की चोटी पर कुछ बना रहे थे, मानो कोई छिपा हुआ ठिकाना तैयार कर रहे हों। वो कुछ देर तक दूर से देखता रहा, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया। उसे समझ नहीं आया कि ये कौन लोग हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। अगले ही दिन वो जल्दी जल्दी नीचे आया और पास की भारतीय पोस्ट पर जाकर उसने ये बात सैनिकों को बताई। शुरुआत में ये सूचना एक सामान्य सूचना की तरह लग सकती थी, क्योंकि सीमा के पास छोटी मोटी गतिविधियां होती रहती थीं। लेकिन कुछ अधिकारियों को इस सूचना में कुछ असामान्य लगा। जब सेना की एक छोटी टुकड़ी ने दूरबीन से उस इलाके की निगरानी की तो जो दृश्य सामने आया उसने पूरे सैन्य तंत्र को चौंका दिया। उन ऊंचाइयों पर हथियारबंद लोग मौजूद थे और वे धीरे धीरे कई पहाड़ियों पर अपनी पोजीशन बना चुके थे। ये कोई साधारण घुसपैठ नहीं थी। धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा कि दुश्मन सैनिक चुपचाप भारतीय क्षेत्र की ऊंचाइयों पर कब्जा जमा चुके हैं। यही वो क्षण था जिसने कारगिल युद्ध की शुरुआत की कहानी को जन्म दिया। लेकिन इस युद्ध की कहानी सिर्फ गोलियों, बमों और मोर्चों की नहीं है। इसके पीछे एक और खामोश युद्ध चल रहा था, एक ऐसा युद्ध जिसे आम लोग अक्सर नहीं देख पाते। जब भारतीय सैनिक कारगिल की बर्फीली चोटियों पर अपनी जान जोखिम में डालकर दुश्मन से लड़ रहे थे, उसी समय देश के भीतर और सीमाओं के पार खुफिया एजेंसियां दुश्मन की हर चाल को समझने की कोशिश कर रही थीं। ये वही दौर था जब भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते ऊपर से सामान्य दिख रहे थे। 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था और कुछ ही समय बाद पाकिस्तान ने भी अपने परमाणु परीक्षण किए। दोनों देश अब खुले तौर पर परमाणु शक्ति बन चुके थे और पूरी दुनिया की निगाहें इन पर थीं। इसी बीच फरवरी 1999 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। वे बस से लाहौर गए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की। उस समय पूरी दुनिया को लगा कि शायद दक्षिण एशिया में शांति का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। लेकिन इतिहास के पन्नों में अक्सर ऐसा होता है कि जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। जबकि दोनों देशों के नेता शांति की बात कर रहे थे, उसी समय पाकिस्तान की सेना के भीतर कुछ अधिकारियों ने एक गुप्त योजना तैयार कर ली थी। इस योजना का मकसद था कारगिल की रणनीतिक ऊंचाइयों पर कब्जा करके भारत को सैन्य और रणनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाना। इस योजना के पीछे पाकिस्तान के सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ और उनके कुछ करीबी सैन्य अधिकारी बताए जाते हैं। यहीं से कारगिल युद्ध की वो खामोश कहानी शुरू होती है, जिसमें खुफिया एजेंसियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण बन जाती है। उस समय भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और आंतरिक खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो लगातार सीमा पर नजर बनाए हुए थीं। लेकिन कारगिल का इलाका बेहद दुर्गम था। ऊंची बर्फीली चोटियां, बेहद कम आबादी और मौसम की कठोर परिस्थितियां, इन सब के कारण हर गतिविधि को तुरंत पकड़ पाना आसान नहीं था। पाकिस्तान की सेना ने भी अपनी योजना को बेहद चालाकी से अंजाम दिया। उन्होंने अपने नियमित सैनिकों को आतंकवादियों के रूप में दिखाने की कोशिश की, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह लगे कि यह सिर्फ उग्रवादियों की घुसपैठ है, न कि पाकिस्तान की सेना का सीधा ऑपरेशन। शुरुआत में कुछ जगहों पर यही भ्रम बना भी रहा, लेकिन जैसे जैसे भारतीय सेना को जानकारी मिलने लगी, तस्वीर धीरे धीरे साफ होती गई। भारतीय सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि दुश्मन ऊंचाइयों पर बैठा था। पहाड़ की चोटी पर बैठे सैनिक को नीचे से हटाना किसी भी युद्ध में सबसे कठिन कामों में से एक होता है। भारतीय सैनिकों को सीधी चढ़ाई करते हुए दुश्मन की गोलियों का सामना करना पड़ता था। हर कदम पर मौत का खतरा था। लेकिन इसी समय खुफिया एजेंसियों ने अपने काम की गति तेज कर दी। सीमा पार से आने वाली सूचनाओं को इकट्ठा किया जाने लगा। सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण किया गया, रेडियो संचार को इंटरसेप्ट किया गया। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगा कि कारगिल में जो हो रहा है वो कोई छोटी मोटी घुसपैठ नहीं है, बल्कि एक संगठित सैन्य अभियान है। खुफिया एजेंसियों ने दुश्मन की सप्लाई लाइन, उनकी चौकियों की संख्या और उनकी रणनीति को समझने की कोशिश शुरू की। इसी बीच भारतीय सेना ने एक बड़ा अभियान शुरू किया, जिसे ऑपरेशन विजय कहा गया। इस अभियान का मकसद था कारगिल की हर उस चोटी को वापस लेना जिस पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया था।
हजारों भारतीय सैनिकों को इस ऑपरेशन में तैनात किया गया, लेकिन उनके पीछे एक अदृश्य शक्ति लगातार काम कर रही थी। खुफिया एजेंसियां, वे दुश्मन की हर गतिविधि को समझने की कोशिश कर रही थी। सीमा के पार मौजूद स्रोतों से जानकारी मिल रही थी, रेडियो सिग्नल सुने जा रहे थे और हर नई सूचना तुरंत सेना तक पहुंचाई जा रही थी। इसी दौरान एक ऐसी जानकारी सामने आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। कुछ इंटरसेप्ट किए गए फोन कॉल से ये संकेत मिला कि पाकिस्तान की सेना सीधे इस ऑपरेशन में शामिल है। ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि पाकिस्तान उस समय दुनिया के सामने ये दावा कर रहा था कि कारगिल में लड़ रहे लोग सिर्फ कश्मीरी उग्रवादी हैं। लेकिन इंटरसेप्ट किए गए संचार से ये स्पष्ट होने लगा कि ये ऑपरेशन पाकिस्तान की सेना की योजना का हिस्सा था। ये जानकारी धीरे धीरे भारत के रणनीतिक और कूटनीतिक प्रयासों का हिस्सा बनी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसका असर पड़ा और पाकिस्तान की स्थिति कमजोर होने लगी। इसी समय भारतीय सैनिक मोर्चे पर अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। द्रास, बटालिक और टोलोलिंग जैसे क्षेत्रों में लड़ाई बेहद कठिन थी। यहाँ दुश्मन की चौकियां इतनी ऊंचाई पर थीं कि उन्हें देख पाना भी मुश्किल था। लेकिन भारतीय सैनिकों ने अद्भुत साहस दिखाया और धीरे धीरे एक एक करके कई महत्वपूर्ण चोटियों को वापस लेना शुरू किया। जैसे जैसे कारगिल का युद्ध आगे बढ़ता गया, ये स्पष्ट होता गया कि ये सिर्फ गोलियों और तोपों का युद्ध नहीं है, बल्कि जानकारी और रणनीति की भी लड़ाई है। हर नई चोटी पर हमला करने से पहले भारतीय सेना को दुश्मन की स्थिति, उनकी संख्या और उनकी तैयारी के बारे में सटीक जानकारी चाहिए होती थी। यही वो जगह थी जहां खुफिया एजेंसियों का काम सबसे महत्वपूर्ण बन जाता था। सैटेलाइट इमेजरी, रेडियो इंटरसेप्ट और ज़मीन पर मौजूद स्रोतों से मिलने वाली सूचनाओं को जोड़कर एक पूरी तस्वीर तैयार की जाती थी। इस जानकारी के आधार पर सेना अपने हमलों की योजना बनाती थी। कारगिल की ऊंचाइयों पर लड़ाई किसी साधारण युद्ध जैसी नहीं थी। यहाँ तापमान कई बार शून्य से नीचे चला जाता था। हवा इतनी तेज चलती थी कि सैनिकों को खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता था, और इन परिस्थितियों में उन्हें दुश्मन के मजबूत ठिकानों पर हमला करना पड़ता था। लेकिन भारतीय सैनिकों का साहस अद्भुत था। उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया और धीरे धीरे दुश्मन को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। टोलोलिंग और द्रास की पहाड़ियों पर हुई लड़ाइयाँ इस युद्ध के सबसे कठिन अध्यायों में से थीं। यहाँ भारतीय सैनिकों ने सीधी चढ़ाई करते हुए दुश्मन की चौकियों पर हमला किया। हर कदम पर गोलियां बरस रही थीं, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। इन अभियानों के दौरान खुफिया एजेंसियां लगातार दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख रही थीं। उनकी हर नई चाल को समझने की कोशिश की जा रही थी। कई बार छोटी सी जानकारी भी बेहद महत्वपूर्ण साबित होती थी। किसी रेडियो संदेश का एक वाक्य, किसी सैटेलाइट तस्वीर में दिखने वाली हल्की सी गतिविधि, इन सब को जोड़कर एक बड़ी रणनीतिक तस्वीर बनाई जाती थी। यही कारण था कि धीरे धीरे भारतीय सेना को दुश्मन की कमजोरियों का पता चलने लगा। जब सही समय आया तो भारतीय सैनिकों ने पूरी ताकत के साथ हमला किया और कई महत्वपूर्ण चोटियों को वापस ले लिया। कारगिल युद्ध ने यह साबित कर दिया कि आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीते जाते। जानकारी, रणनीति और खुफिया तंत्र भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। कारगिल की बर्फीली चोटियों पर जब सैनिक अपनी जान की बाजी लगा रहे थे, उसी समय कहीं दूर बैठे खुफिया अधिकारी भी उतनी ही गंभीर लड़ाई लड़ रहे थे। एक ऐसी लड़ाई जिसमें हथियारों की जगह जानकारी सबसे बड़ा हथियार थी। यही वो अदृश्य संघर्ष था जिसने भारत को इस युद्ध में रणनीतिक बढ़त दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और शायद इसी वजह से कारगिल युद्ध की कहानी सिर्फ एक सैन्य विजय की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन अनदेखे नायकों की भी कहानी है जो पर्दे के पीछे रहकर देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं।